हेलो एवरीवन, दिस इज़ निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कर रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें से काफ़ी टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपके मिनिमम या मैक्सिमम मान लीजिए 2 या 3 टॉपिक बाकी हैं, उसके बाद में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है CFT। CFT इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आएगा। और मैं ऐसे कंसेप्ट लेके आई हूँ कि आपको इजीली CFT की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। एक्चुअल में होता क्या है कि CFT एक ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। उसको समझने के लिए एक कंसंट्रेशन चाहिए, दूसरी कॉपी पेन चाहिए, और तीसरा आपके सामने वीडियो चलता रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं CFT। देखिए स्टूडेंट्स, हमने स्टडी की थी VBT में हमने पढ़ा था कि VBT जो है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन बताती है, उसकी शेप बताती है। इसके बाद में इसका मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक नेचर के बारे में VBT ने एक्सप्लेन किया था, लेकिन वो कलर के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो उसके लिए हमने एक थ्योरी निकाली, ये हमने नहीं, साइंटिस्ट बेथे एंड वैन ब्लैक ने थ्योरी निकाली, जिसका नाम था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CFT। यस, CFT इज अ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जब बात की थी तो हमने कहा था कि एक कॉम्प्लेक्स के अंदर एक लिगेंड होता है और एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। लिगेंड क्या करता है? लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को क्या करता है? डोनेट करता है, एज लाइक अ लुईस बेस। सेंट्रल एटम जो है वो एक d ऑर्बिटल का मेटल होता है। उसमें क्या होते हैं? d वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जो क्या करते हैं? लिगेंड से अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से जब दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उस बॉन्ड को बोला गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अकॉर्डिंग टू VBT। बट CFT कहती है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जो ये बॉन्ड प्रेजेंट है वो कोऑर्डिनेट ना होकर के आयोनिक बॉन्ड है, या फिर कह सकते हैं कि दे आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कैसे है, सबसे पहले हम इस थ्योरी को देखते हैं। थ्योरी इज गिवन बाय बेथे एंड वैन ब्लैक। जो ये थ्योरी है वो किसने दी थी? साइंटिस्ट बेथे और वैन ब्लैक ने दी थी। अकॉर्डिंग टू CFT यानी अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, देयर इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन सेंट्रल एटम एंड डोनर एटम ऑफ द लिगेंड, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है? आयोनिक बॉन्डिंग। देखिए स्टूडेंट्स, आयोनिक बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? आयोनिक बॉन्डिंग का मतलब होता है, अगर हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लें, दैट इज द मेटल, एंड ये जो है आपका लिगेंड है, तो लिगेंड जब इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो यहाँ पर देने के कारण एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी एक कैटायन बन जाता है और एक एनायन बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का बिहेवियर जो है वो आयोनिक बॉन्डिंग दिखाती है। इसीलिए साइंटिस्ट बेथे एंड वैन ब्लैक ने कहा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनमें आयोनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। सेकेंड पोस्टुलेट की बात करते हैं, दैट इज द अकॉर्डिंग टू CFT देयर इज नो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम एंड डोनर एटम ऑफ ए लिगेंड। उन्होंने ये कहा कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम जो होते हैं उनके ऑर्बिटल्स के बीच में कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होती है, यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं बनती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अकॉर्डिंग टू CFT लिगेंड्स और मेटल के ऑर्बिटल के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, CFT डज नॉट डील विद S एंड P ऑर्बिटल्स। देखिए, जो CFT होती है वो S एंड P ऑर्बिटल से उसको कोई मतलब नहीं होता मेटल के, हमेशा वो मतलब रखता है D ऑर्बिटल से। देखिए, S और P ऑर्बिटल की बात करें तो मेटल जो होते हैं वो खुद ही डोनर होते हैं, और जब डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो वो S और P ऑर्बिटल्स में से करते हैं। लेकिन अगर हम D ऑर्बिटल की बात करें तो वो वैकेंट रह जाते हैं, और वैकेंट होने के कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है, इफ फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन ऑल द 5d ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जी एंड दे आर डीजेनरेट। ये तो पता ही है आपको स्टूडेंट्स कि डी ब्लॉक जो होते हैं उनमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और अकॉर्डिंग टू CFT बोला गया है कि ऑल डी ऑर्बिटल्स हैव द सेम एनर्जी, यानी जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं उन सब की सेम एनर्जी होती है, यानी ये डीजेनरेट होते हैं। इनमें से इसका नाम होता है DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हैं आपके डी ऑर्बिटल्स के नाम और ये है कुछ पोस्टुलेट्स जो कि CFT ने बताया अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट बेथे एंड वेन ब्लैक। नेक्स्ट हम देखते हैं CFT इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है आपका वो है CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। वैसे तो CFT जो है वो कईयों में दिखाई जाती है, कई ज्योमेट्री में दिखाई जाती है CFT, जैसे कि CFT इन ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, नेक्स्ट इज टेट्रागोनल एंड नेक्स्ट इज अ स्क्वायर प्लेनर। बट आपके सिलेबस में केवल ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल ही है, तो हम इन दो की ही बात करेंगे। ये जो है आपके फर्दर क्लासेस या नेट JRF में जो है उनके लिए एक्सप्लेनेशन है, तो कभी इनके लिए भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की बात करते हैं। तो CFT इन ऑक्टाहेड्रल, इन ऑक्टाहेड्रल। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको पता है दो तरह की ज्योमेट्री शो करता है, दैट इज D2sp3 एंड sp3d2। दीज आर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, इस तरीके से कर लेते हैं। तो अब जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं तो इसमें होता क्या है वो देखिए। ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होती है, मेटल सेंटर में होता है एंड लिगेंड जो है वो उसके यहाँ से अप्रोच करते हैं। दीज आर द लिगेंड एंड दैट इज द ऑक्टाहेड्रल शेप। ओके, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने ये शुरू से लेके अब तक पढ़ा है कि लिगेंड जो होते हैं वो मेटल को क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ओके, यानी लिगेंड जो है वो मेटल की तरफ क्या करता है, अप्रोच करता है। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पर जब मेटल के डी ऑर्बिटल का लोब होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ओके, ये मेटल के ऑर्बिटल का लोब है और यहाँ पर जो है लिगेंड के ऑर्बिटल का लोब होगा, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो लोब से डिनोट किए जाते हैं। अगर आपको डिनोट करना है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, तो जब मेटल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं, यहाँ पर लिगेंड मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है क्योंकि मेटल को ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन देगा और मेटल अपने इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो यू ऑलरेडी नो दैट कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल टू ईच अदर। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो कि लिगेंड की इलेक्ट्रॉन है और मेटल की इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ओके, तो ये रिपेल होने के कारण, रिपल्शन होने के कारण जो मेटल है उसके ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। ओके, तो आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि मोर रिपल्शन, मोर स्प्लिटिंग। ओके, फिर से देखते हैं एक बार कि लिगेंड जो है अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है। मेटल के पास ऑलरेडी डी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये जब अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इलेक्ट्रॉन जब नज़दीक आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, जो कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, वो स्प्लिट हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा लगेगी। स्प्लिट होने के कारण क्या होगा, 2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्प्लिट होकर के एक हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा और एक लोअर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। जैसे कि हम बात करें कि ये डी ऑर्बिटल्स हैं,
ओके यहाँ पर ये जो d ऑर्बिटल्स हैं ये डीजनरेट है, यानी पांचों ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी है। बट जैसे ही इसमें लिगेंड ने अप्रोच किया, लिगेंड के अप्रोच के बाद में यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे उन्होंने लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ रिपल्शन बढ़ाया। रिपल्शन के कारण ये ऑर्बिटल क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने के बाद में ये दो में डिवाइड हो गया। ओके तो ये है T2G, इन ऑर्बिटल्स को हम T2G बोलते हैं और इनको हम EG ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ओके इसके बारे में डिटेल से अभी स्टडी करते हैं कि T2G क्या है और EG क्या है। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर D ऑर्बिटल्स ले लेते हैं, दे आर 5d ऑर्बिटल्स। अभी ये डीजनरेट है, यानी इनकी सबकी सेम एनर्जी है। बट जैसे ही इस पे लिगेंड ने अप्रोच किया, दे आर स्प्लिट इन अ 2 ऑर्बिटल्स, दे आर द T2G एंड EG। ओके T2G में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और EG में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके T2G is also separate by 2 forms. The first is T2 and second is G. Okay, and EG is also separate in the 2 form is E and G. Okay, T2 means होता है triply degenerate, triply degenerate. Okay, and this called as gyrate. Gyrate is a Latin word. It's called splitting of the orbitals. Okay, E जो है वो आपका होता है doubly degenerate, doubly degenerate, and this is also called gyrate. अब देखिए T2G जो है, d ऑर्बिटल जो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं d ऑर्बिटल। देखिए ध्यान से, ये जो d ऑर्बिटल है, जैसे ही इस पे लिगेंड ने अप्रोच किया, ये 2 में पार्टीशन हो गया, दैट इज द T2G एंड EG। ओके अब ये जो T2G ऑर्बिटल है, देखिए T2G ऑर्बिटल जो है यहाँ पर, ये 3 जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये जो शुरू के 3 ऑर्बिटल्स हैं ये कहलाते हैं T2G, और ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये कहलाते हैं EG। ओके तो अब T2G जो है क्या है, ये T2G 3 ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए इसका T2 का नाम होता है ट्रिपली डीजनरेट एंड दैट इज कॉल्ड एज जिरेट, एंड E फॉर डबली डीजनरेट एंड G फॉर जिरेट। ओके अब ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं दे लाई ऑन बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, दीज ऑर्बिटल्स लाइज इन बिटवीन द एक्सिस। ओके एक्सिस तो आपको पता ही है, इस तरीके से होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, और ये दीज ऑर्बिटल्स लाइज along the axis, ओके ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये एक्सिस के बिटवीन में पाए जाते हैं, जबकि ये एक्सिस के ऊपर पाए जाते हैं। ओके तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल्स की शेप की, तो देखिए डी ऑर्बिटल्स में आप सभी को पता है कि 5 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं और उनका नाम होता है dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ओके जिनमें से ये 3 ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो T2G को डिनोट करते हैं एंड ये जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं ये EG को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हम इनके डायग्राम समझेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि एक्सिस बनानी होती है, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब जितने भी T2G ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, इसलिए बिटवीन ये इस एक्सिस का बिटवीन ये है, तो यहाँ पर एक लोब होगा, यहाँ पर होगा, देन यहाँ पर एंड देन यहाँ पर। इसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, इसको हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। ओके तो ये जो है आपका dxy ऑर्बिटल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये dyz है, तो यहाँ पर y ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग z ले लेते हैं। सेम एज लाइक प्रीवियस
ऑर्बिटल, इसको भी यहाँ हम लोग लिखेंगे प्लस प्लस माइनस माइनस, दिस इज कॉल्ड डी वाई जेड। नेक्स्ट जो है आपका वो है डी जेड एक्स, तो जेड एक्स, ओके। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स और जेड, ओके। सेम इसी तरीके से ऑर्बिटल बनाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ओके। तो ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स, दे आर द ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब बात करें अगर EG की, तो इसमें हमेशा ऑर्बिटल्स जो हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस ना होकर के अलोंग द एक्सिस होते हैं, यानी एक्सिस के ऊपर होते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लोग x और y लिख सकते हैं। ये देखिए अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं EG ऑर्बिटल्स। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो dz स्क्वायर, dz स्क्वायर कैसे हो जाएगा, ये हो गया आपका z, ओके। तो एक ऑर्बिटल को हम लोग डंबल शेप में दिखा देते हैं और एक को हम लोग स्फेरिकल में दिखा देते हैं, ओके। तो ये है आपके पांचों डी ऑर्बिटल्स। कई बार स्टूडेंट्स आपसे इनकी शेप पूछ ली जाती है या फिर आपको शेप दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऑर्बिटल्स है। तो शेप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन योर टॉपिक एंड इन योर सिलेबस, तो आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। डी ऑर्बिटल्स के 5 जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप ज़रूर आपके एग्जाम में आती है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल इन क्रिस्टल फील्ड। देखिए ये जो क्रिस्टल फील्ड के अंदर ऑक्टाहेड्रल की जो स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की, वो किस तरीके से होती है ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट 5 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तब आपको स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो दिखा के शो करके आनी होती है। देखिए सबसे पहले हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का डी ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे, जो कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं डी ऑर्बिटल, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, ओके। डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स का मतलब है यहाँ पर सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम है, ओके। जैसे ही इस पे लिगेंड ने अप्रोच किया, इसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना और ये है नॉन डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, ओके। तो नॉन डीजेनरेट डी ऑर्बिटल है, यानी यहाँ पर सबकी एनर्जी सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड ने अप्रोच कर लिया है और लिगेंड जब अप्रोच कर जाता है तो हमारा डी ऑर्बिटल्स, हमारा नहीं, सेंट्रल मेटल एटम का जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाता है 2 टाइप के ऑर्बिटल्स में, एंड दे आर द T2G। ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, तो T2G एंड EG, ओके। अब यहाँ पर T2G है और यहाँ पर EG है, तो आप बोलेंगे कि हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर नीचे T2G क्यों बनाया और ऊपर EG क्यों बनाया। हम लोग नीचे EG भी तो बना सकते थे और T2G को ऊपर भी बना सकते थे। तो देखिए इसका रीज़न है जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ, फिर भी रिवाइज करते हैं कि हमने कहा था कि ऑक्टाहेड्रल का जो शेप होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ऑक्टाहेड्रल का शेप है वो सेंट्रल मेटल एटम होता है और लिगेंड जो है वो उसके यहाँ से अप्रोच करते हैं, ओके। अब लिगेंड जो है वो ऑन द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, तो ऑन द एक्सिस होने की वजह से जो T2G है वो नीचे की तरफ चला जाता है और EG जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड
Z²। ये जो है ये अलोंग द एक्सिस है, ऑन द एक्सिस है, और जो एक्सिस के ऊपर होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रिपल्शन दिखाते हैं, और इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रिपल्शन के कारण उनकी स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाती है, स्प्लिटिंग एनर्जी में वो हायर लेवल पे चले जाते हैं, इसीलिए ये हायर लेवल पे है और ये लोअर लेवल पे है, पर इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो d ऑर्बिटल्स अगर स्प्लिट होते हैं Eg और T2g ऑर्बिटल्स में इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, तो स्प्लिट होने के बाद में जो ये सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, इस सेंटर को बोला जाता है बैरी सेंटर। ये साइंटिस्ट बैरी ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम है बैरी सेंटर, जो कि टोटल 10 dq का होता है। dq इज अ यूनिट ऑफ मेजर टू डिफरेंस, या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जी बिटवीन द टू ऑर्बिटल्स। ओके, तो यानी कि ये टोटल जो होगा आपका, इसको 10 dq से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो आपकी होती है, ये 10 dq में यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी एनर्जी होती है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी एनर्जी होती है। तो देखिए, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं और ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, यानी टोटल कितने हैं, 5 हैं, तो हम लोग डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। नेक्स्ट जो है आपका वो हम लिखेंगे कितनी एनर्जी से जो है वो स्प्लिट हुआ है ऊपर की तरफ, तो दीज आर द -2। ओके, और इसमें हम लोग कितना इंक्रीज कर दें कि टोटल 5 बन जाए, तो इस तरीके से 5 और ये 3 ऑर्बिटल्स, जो कि होगा प्लस का। अगर इसको सॉल्व किया जाए आगे, तो इसका आ जाएगा -0.4 एंड इसका आ जाएगा आपका +0.6। ओके, डेल ज़ीरो, ये जो डेल ज़ीरो है ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल, एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इस तरीके का डायग्राम आपसे पूछा जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ और आती है कि d ऑर्बिटल्स को जब हम लोग स्प्लिट करते हैं 2 ऑर्बिटल्स के अंदर, तो इन 2 ऑर्बिटल्स में क्या होता है कि 2 ऑर्बिटल्स में जब ये सेपरेट हो जाते हैं, तो सेपरेट होने के कारण यहाँ पर जो लिगेंड अप्रोच करता है वो लिगेंड किस तरह का है, किस नेचर का है, इस पर डिपेंड करता है। लाइक अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण यहाँ पर जो स्प्लिट है वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो Eg और T2g ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच का एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ का एनर्जी गैप जो है वो कम होगा। तो इस टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिगेंड्स। अब नेचर ऑफ द लिगेंड्स को समझने के लिए एक सीरीज कही गई जिसे हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, वो पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, स्प्लिटिंग ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि अप्रोच करती है लिगेंड पे, यानी लिगेंड पे डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम होगी। इसको और क्लियरिटी के लिए समझते हैं। देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल ज़ीरो, डेल ज़ीरो का मतलब होता है, या डेल ओ भी बोलते हैं इसको, जो एनर्जी गैप होता है दोनों के बीच में, दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में, उसको डिनोट किया जाता है डेल ज़ीरो से, डेल ओ से। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड, सम लिगेंड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फील्ड्स। अगर कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं एंड हेंस द स्प्लिटिंग इज लार्ज, तो उनकी स्प्लिटिंग कैसी होगी, लार्ज होगी। whereas the some other produce weak field and hence they result in a small splitting of d orbitals। अगर weak field ligand present होगा तो small splitting होगी d orbitals की। ये है आपकी पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमने लिख रखा है इन ग्रेटर साइन का हमने सिग्नेचर दे रखा है, तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा वीक फील्ड लिगेंड होंगे, ये वीक 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 वीक, देन स्ट्रॉन्ग 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 स्ट्रॉन्ग। ओके, तो इस तरह की सीरीज को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, जो सीरीज आपको हेल्प करती है लिगेंड को बताने में कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है।
देखिए इसका यूज तो हम लोग अभी बाद में करेंगे जब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, बट आपको मैं इसको समझाने के लिए एक ट्रिक भी लेके आई हूं, इसको हम लोग ट्रिक कह सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, अगर लिगेंड इन विच डोनर एटम आर, अगर डोनर एटम हेलोजन है, हमने लिगेंड्स पढ़े थे मोनोडेंटेट, डायडेंटेट, ओके, टेट्राडेंटेट, हमने इस तरीके से लिगेंड पढ़े थे जिनमें डोनर एटम हमने डिस्कस किया था। तो इसमें हेलोजन जो है अगर डोनर एटम है, ऑक्सीजन डोनर एटम है या फिर सल्फर डोनर एटम है, तो वो लिगेंड सारे वीक फील्ड लिगेंड होंगे। देखिए जैसे कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज अ हेलोजन, क्लोरीन इज ऑल्सो हेलोजन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑल्सो हेलोजन्स, तो ये क्या कहलाएंगे, वीक फील्ड लिगेंड कहलाएंगे। अब यहाँ पर देखिए OH है, तो OH में ऑक्सीजन जो है वो क्या है, डोनर एटम है, यहाँ पर क्या डोनर एटम है, सल्फर डोनर एटम है, और ये है ऑक्सलेट आयन, इसको हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं C2O4। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन डोनर एटम होता है, तो ऑक्सीजन डोनर एटम होने के कारण ये सारे लिगेंड्स क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये वीक फील्ड की सीरीज में ही लगे हुए हैं, जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर, यहाँ पर ये सल्फर डोनर एटम, यहाँ पर भी सल्फर डोनर एटम, क्लोरीन, फ्लोरीन, यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर एटम, ओके। अब जो यहाँ पर भी ऑक्सीजन डोनर एटम, इसलिए ये जो है वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। बट अगर बात करें कि डोनर एटम अगर कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस है, तो ये कितने लिगेंड्स होंगे, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कहलाएंगे, जैसे कि साइनाइड, कार्बोनिल, अमीन एंड इथाइलिन डायमीन, ये जितने भी हैं ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो इस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण हम लोगों को पता चल गया है स्प्लिटिंग एनर्जी के किस तरीके से लिगेंड जो है वो स्प्लिट करता है। स्टूडेंट्स, स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बाद में हम लोग पढ़ते हैं स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल। वेरी सिंपल, इट्स अपोजिट लाइक द ऑक्टाहेड्रल। अगर आपको ऑक्टाहेड्रल समझ में आ गया है तो टेट्राहेड्रल बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स के बाद में जब इनमें लिगेंड का अप्रोच किया जाता है तो फिर से डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो नॉन डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, नॉन डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, ओके। तो ये नॉन डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स जो हैं, जैसे ही इन पे लिगेंड अप्रोच करता है तो दे आर स्प्लिट इन 2 ऑर्बिटल्स, और यहाँ पर जो Eg है वो नीचे की तरफ चला जाएगा और T2G जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ओके, एज लाइक अ शेप टेट्राहेड्रल की वजह से। तो dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, dxy, dyz, dzx। ऑक्टाहेड्रल में ये तीनों ऑर्बिटल नीचे की तरफ आते थे और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ आते हैं। एज सेम लाइक ऑक्टाहेड्रल, इसको हम लोग बैरी सेंटर बोलते हैं, बैरी सेंटर, ओके। सेम एज लाइक इज डेल, यहाँ पर डेल जीरो की जगह हम लोग TH लिखेंगे, ओके। TH मीन्स टेट्राहेड्रल, T फॉर कैपिटल लिखेंगे, T को TH, ओके, टेट्राहेड्रल। अब हमने बात की थी तो वहां पर जो वैल्यूज आई थी CFSE की, यहाँ पर हम लोग -3/5 लिखेंगे और +2 में ये 5 यहाँ पर कर देंगे, ओके, जस्ट अपोजिट कर दिया है। 3/5 इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा -0.6 और यहाँ आ जाएगा 0.4 डेल टेट्राहेड्रल, ओके। तो ये बिल्कुल सेम है ऑक्टाहेड्रल की तरह, बस हमने स्प्लिटिंग को चेंज कर दिया है, उसकी वैल्यूज को चेंज कर दिया है, बाकी जो ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है वो सेम होती है ऑक्टाहेड्रल की तरह। तो ये थी टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग। अब हम लोग एक ओवरऑल डायग्राम बना लेते हैं जिसमें टेट्राहेड्रल भी होगा, टेट्रागोनल भी होगा, स्क्वायर प्लेनर भी होगा और टेट्राहेड्रल भी होगा। तो इस तरीके से आपको पूरा ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि आखिर ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ओवरऑल डायग्राम की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक डी ऑर्बिटल ले लेते हैं जो कि आइसोलेट डी ऑर्बिटल्स हैं, आइसोलेट डी ऑर्बिटल्स। अब हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे जो कि नॉन डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, ओके। अब इसको 2 ऑर्बिटल्स में हमने स्प्लिट कर दिया तो हम लोग Eg को नीचे ले जाएंगे और T2G को ऊपर,
तो आप बहुत ही इजीली बता देंगे कि ये कौन सा है। बिल्कुल सही, टेट्राहेड्रल। ओके, इसको मैं पूरा लिख देती हूँ, टेट्राहेड्रल के लिए ये स्प्लिटिंग है। ओके, नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो हम लोग फिर से एक और डी ऑर्बिटल बनाते हैं, थोड़ा छोटा बना देती हूँ। 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से नॉन डीजेनरेट जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल जो है, ओके, उसको हम लोग फिर से स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट होने के बाद में ये T2G और ये EG, अब T2G नीचे है और EG ऊपर है, तो आप बड़े ही आराम से बता देंगे कि कौन सा स्प्लिटिंग है ये। राइट, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो ये दो तो थे आपके सिलेबस में। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसका नाम होता है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, dx y dy z एंड डी जेड एक्स। ओके, यहाँ पर जो ये प्रेजेंट है ये है बेरी सेंटर। ओके, अब हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट करने के बाद में ये 2 ऑर्बिटल्स में स्प्लिट होगा एंड ये अगेन 2 ऑर्बिटल में स्प्लिट होगा, जो कि नाम होगा यहाँ पर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। नेक्स्ट ये जो हो जाएगा आपका dxy एंड ये जो हो जाएगा dyz dzx। ओके, तो ये जो आपका कहलाता है, ये कहलाता है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। ओके, अगर हम लोग स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो स्क्वायर प्लेनर में सेम एज लाइक ये भी dx स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए डी जेड स्क्वायर नीचे की तरफ चला जाता है और डी एक्स वाई जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। इसके बाद में ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं सेम आ जाएंगे, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। ओके, ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये आपके सिलेबस में पूरे बहुत अच्छे से दिए गए हैं और यही आपसे पूछे जाते हैं। ओके, अब ये तो हो गई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है आपने ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल में पढ़ ली है। अब हमें पढ़नी है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस तरीके से निकालते हैं। इसके लिए आपको डी ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आनी चाहिए और आपको किस तरीके से स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड जो है उनका मैनेजमेंट करना है, उनके हिसाब से स्प्लिटिंग करनी है, उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को पुट करके आपको CFSE की वैल्यू निकालनी है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कैसा लगा आज का कंटेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ज़रूरत है CFSE, जिनको नहीं समझ में आती है, या फिर आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए कि आप इसको सब्सक्राइब करें। ओके, तो ध्यान रखिएगा और बाय बाय।